नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर, वो महंगाई जिसने फिर से पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में आए मुद्रास्फीति के आंकड़े ने एक बार फिर से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। मई महीने में महंगाई दर बढ़ गई है। थोक मूल्य सूचकांक 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 6.01% पर पहुंच गया है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर भी बीते साल जहां पर 8.25% थी, इस साल 9.5% पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली के लिहाज से भी महंगाई के आंकड़े बेकाबू हो रहे हैं। रुपए के दाम में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इन आंकड़ों के आने के बाद से सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है, अपील की गई है। राज्यों से फल और सब्जियों को एपीएमसी सूची से हटाने के लिए कहा गया है। यही नहीं, निर्यात को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के तहत नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन ये सारे उपाय वही हैं जो यूपीए सरकार कहती आई है। तो क्या महंगाई से राहत की उम्मीद निराधार है या सरकार के पास नीतियों में बदलाव लाकर महंगाई रोकने का कोई दीर्घकालिक फॉर्मूला भी है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता नलिन कोहली। नलिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लवली साहब। हमारे साथ इसके अलावा हैं अजय वीर जाखड़, जो कि भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। अजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर असिस्टेंट एडिटर शिशिर सिन्हा हैं। पत्रकारिता के नज़र से देखेंगे कि असल में आम आदमी को किस तरह की मार झेलनी पड़ रही है महंगाई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट। ये नज़ारा उस वक्त का है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। महंगाई के मुद्दे को उसने इतने कारगर ढंग से उछाला कि चुनाव में कांग्रेस धाराशायी हो गई। मगर अब बारी इस मुद्दे पर नई सरकार के घिरने की है, इसलिए कि सत्ता बदली लेकिन महंगाई का ट्रेंड नहीं बदला। पिछले महीने अप्रैल की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक 5.2 से 6.1% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.6 से बढ़कर 9.5% पर पहुंच गया। मई 2013 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 4.58% थी, यानी साल भर पहले की तुलना में भी महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ खाद्य पदार्थों पर गौर करें तो इनकी महंगाई दर पिछले वर्ष मई में 8.25% थी, जो पिछले महीने 9.50% दर्ज की गई। ईंधन और बिजली के लिहाज से मुद्रास्फीति दर मई में 10.5% रही, यानी चाहे जिस कोण आंकड़े लें, महंगाई बेकाबू है। आप सत्ता में आ गए हैं, विपक्ष में नहीं है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। अभी तक सिर्फ आश्वासन दिख रहे हैं और भाषण दिख रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। और जो कल और आज के बीच जो एक्टिविटी हुई है महंगाई को रोकने के नाम पर, उसमें सरकार ने एक भी नया मौलिक रचनात्मक आइडिया नहीं दिखाया। With regard to the 4-5 commodities where some increase has been noticed, these steps include advising the states where we have seen tendency of hoarding, particularly in anticipation of the fact that you may have a weak monsoon. So those states are being advised to crack down on the hoarders. वित्त मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक ये मानते हैं कि महंगाई का कारण जमाखोरी है और इस पर राज्य सरकारों को काबू पाना है। क्या समस्या इतनी सरल है? जानकार मानते हैं कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी महंगाई का एक कारण है और इसके लिए जमाखोरी जिम्मेदार है। मगर कृषि उपज में वायदा कारोबार और कृषि मंडियों में बिचौलियों की भरमार से किसानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते खाद्य पदार्थों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। एक बड़ी वजह पेट्रोलियम की कीमतों का नियंत्रण मुक्त होना भी है। डीजल के दाम बढ़ने का असर परिवहन और प्रकारांतर में बाजार मूल्य पर होता है। सब्सिडी घटाने की नीति ने महंगाई बढ़ाई है। दरअसल महंगाई का एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे तोड़े बिना लोगों को राहत नहीं मिल सकती। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे महंगाई का दुष्चक्र तोड़ने की शुरुआत हो? ऐसा नहीं हुआ तो निवेश का माहौल बनाना भी कठिन होगा।
वैसे भी आम आदमी की सर्वोपरि चिंता महंगाई से राहत पाना है। इसमें नाकामी के नतीजों से सरकार जरूर परिचित होगी। नलिन जी, सरकार आप लोगों की आ गई है और भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर आपने मुख्यतः चुनाव लड़ा था। जब चुनाव लड़ रहे थे आप लोग तो कह रहे थे यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आज आप लोग कह रहे हैं कि जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या सचमुच भ्रष्टाचार और महंगाई का कोई नाता है? दरअसल हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जनता जो है वो आंकड़ों की बाजीगारी नहीं समझती है, लेकिन भावना जरूर समझती है। 3 विषय, ना केवल भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी भी एक बड़ा विषय था, तो हम इन सबको मानते हैं, स्वीकारते हैं। दूसरी बात, आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही, तो जमाखोरी एक भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। अब भ्रष्टाचार ना केवल सिर्फ पैसा हाथ में लेना होता है, यदि आप अपना काम भी उचित से ना करें या किसी रूप से सिस्टम को बिगाड़े, वो भी भ्रष्टाचार है। महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जहां तक गरीब की बात करें तो महंगाई से सीधा ना केवल उनके जीने की बात होती है, हर चीज पर फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य पे भी, क्योंकि जब चीजें उनके खरीद से बाहर हो जाती तो क्या है, लोग अपने बजट से काटना शुरू करते हैं। तो हम मानते हैं ये है विषय, ये कि शुरू से हम कहते आए, हमने कोई ऐसा दिन नहीं दिया। यदि आप मोदी जी के भी भाषण सुनेंगे, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व, प्रधानमंत्री सरकार के आने के बाद भी, प्रधानमंत्री के बाद भी बनने से, हमने ये नहीं कहा कि 100 दिन, 50 दिन, 30 दिन, हमने कहा ये सारे विषयों को हम हल करेंगे। और हमने हर बार एक बात कही कि 60 महीने में हम 60 महीने में हल करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, पूरी बात नहीं सुनी आपने। मैंने कहा 60 महीने में हम अपना चिट्ठा लेके लोगों के पास जाएंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम 60 महीने तक कुछ नहीं कर रहे। सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो काम की शुरुआत हुई है वो तो वैसी ही लग रही है जैसे यूपीए सरकार कहा करती थी। आपका देखने जैसे का नज़रिया हो सकता आपके है। वित्त मंत्री की तरफ से जो बयान आया कि मॉनसून की कमी का एक संकेत हो सकता है महंगाई, ये कहा गया कि इराक तेल के संकट का भी असर हो सकता है। ये तमाम चीजें मई के महीने में तो थी नहीं, और ये तमाम चीजें, ये बहाने तो यूपीए सरकार भी बनाया करती थी। तो फिर आप में क्या फर्क है? अमृता जी, ये आपका देखने का नजरिया हो सकता है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि कांग्रेस और भाजपा अगर एक होती तो इतनी आशाओं के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं आते हम। तो ये आपकी सोच हो सकती है, मैं ऐसे नहीं स्वीकारता। दूसरी बात है, मॉनसून जो है, मुझे कम से कम अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि आपके हाथ से या मेरे हाथ से मॉनसून प्रभावित होता है। ये हो सकता है मॉनसून के जो जब आंकड़े आए कि कम होने की संभावना है, तो इस सरकार ने तुरंत जो अपने साथ कार्रवाई कर सकती हैं, मंत्रियों का बैठना, आप अगर देखें जमाखोरी के अगेंस्ट ऑलरेडी बोल दिया गया है, कुछ राज्यों ने शुरू कर दिया काम। दिल्ली में हम खड़े हैं, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने तुरंत जो है डीलिस्टिंग नोटिफिकेशन की बात की, सब्जियों की, फलों की, और साथ ही कल से जमाखोरियों के अगेंस्ट एक्शन शुरू हो गया, आज पेपरों में छपा है। बात क्या होता है, करने के 2 चीजें होती हैं, एक हो सकता है करने की रणनीति, समानता कुछ विषयों पे हो सकता है क्योंकि सरकार चला रहे हैं, हर चीज में नहीं। दूसरा होता है कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो अगर आप कहें कि मेरी सोच ऐसी और कुछ करे नहीं, तो फायदा क्या हुआ? चलिए, आप कह रहे हैं कि महंगाई की बीमारी को खत्म करने में आप लोग लग गए हैं और आपकी सक्रियता देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस क्या मानती है? ये तो नलिन कोहली साहब कह रहे हैं लवली जी कि हमने दिल्ली में सबसे पहले एक्शन लेना शुरू कर दिया है और उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है और कुछ हद तक असर भी देखने को मिलने लग गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं भी मानता हूं कि बीजेपी वाले बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बातों का समय चला गया, अब कुछ करने का समय जो है इनके लिए आ गया है। तो और ये मैं पहली सरकार देख रहा हूँ देश की। मैं खुद भी 10 साल नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 10 साल मैं भी मंत्री रहा हूँ और बहुत सारी सरकारें देखी है मैंने। सरकार का काम होता है पैनिक को कम करना। पहले से ही जो है इनके मन में जो है दुविधा है कि क्या करेंगे क्या नहीं, पहले से ही शोर मचा रहे हैं कि मानसून कम आ रहा है। चलिए, मानसून तो भगवान के हाथ में है, लेकिन सरकारों का काम होता है कि विपरीत स्थितियों में को अपने अनुकूल बनाना और उसके लिए इंतजाम करना, ना कि पैनिक फैलाना। ये अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी, मानसून आ रहा है, मानसून इस बार खराब होगा जी, इसलिए महंगी होगी जी। आप तो अपना काम करिए। आप क्रूड ऑयल जो है, पहले भी हमारे समय में भी रेट बढ़ता था, फिर भी हम उसको कंट्रोल करके आर्थिक स्थिति को मजबूत रखते हुए जितना जरूरी होता था उतना रेट बढ़ाते थे। आपने पैनिक फैला दिया पूरे देश में कि जी इराक का युद्ध हो गया है, बहुत रेट बढ़ेगा। आप तो भूमिका तैयार कर रहे हैं रेट बढ़ाने की, आप खुद पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं, आप राहत देने का काम नहीं कर रहे।
और आप जमाखोरों की बात लेकिन उनको कर रहे डर इस हैं। बात मैं का भी इस है बहस कि में ये तो नहीं महंगाई पड़ना तो विरासत चाहता। में मिली है, उसको कम करने में लंबा वक्त भी लग सकता है। 1 महीने का वक्त कोई इतना बड़ा नहीं, वक्त तो नहीं उसी को दूर करने के लिए तो लोगों ने वोट डाला इनको। जो इन्होंने सपने दिखाए कि हम महंगाई दूर कर देंगे, मोदी जी आएंगे और महंगाई भाग जाएगी, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट सुन के ही तो लोगों ने इसीलिए तो चुना है। हम जिस बात को नहीं कर पाए, हमारे काम में जो खामियां रही, कमियां रही, हम चाह के भी महंगाई को दूर नहीं कर पाए, ये कर देंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ तो लोगों ने चुन के भेजा है। आज जो है जो स्थिति होगी, हम आपसे ये तो नहीं उम्मीद करते कि 25 दिन में आप महंगाई कम कर देंगे, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद जरूर करते हैं कि उसको बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ तो उल्टा काम शुरू हो गया है। चलिए तो इसका, हाँ, तो मैं इसके, इन्होंने अच्छी बात कही है लवली जी ने। इन्होंने एक तो सत्य स्वीकारा कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, और ये मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि खुद ही वो स्वीकार रहे हैं, तो इसमें कोई बहस नहीं रही। वो ये कहते हुए ये भी कह रहे हैं लेकिन कि आप इन्होंने जो करके तेल, दिखाइए। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाऊंगा, हो सकता है लवली जी को समय ना मिला हो। आज कम से कम अखबार में जो तेल को लेके हमारे जो तेल मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दामों को लेकर हम लोग इस पर कोई विचार नहीं कर रहे। तो मुझे पैनिक कैसे हम क्रिएट कर रहे, समझ नहीं आई बात। चलिए, आप पैनिक के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता है कि लोगों को महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। आज मैंने एक कॉमन मैन से बात की, उन्होंने कहा महंगाई ये तो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो आम आदमी ये सोचता है कि महंगाई जो एक बार आ गई वो अब कम होने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे अखबार और सारी पार्टियां इन्फ्लेशन की बात कर रही हैं, महंगाई की बात कर रही हैं, मैं डिफ्लेशन की बात कर रहा हूँ। पिछले साल टमाटर खेत में 10 रुपए किलो बिक रहे थे, इस साल 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो कीमतें कौन सी बढ़ी आप बताओ। पिछले साल हरी मिर्च खेत से 12 रुपए किलो बिक रही थी, अब 2 रुपए किलो बिक रही है। तो इन द सेंस कि खेत में तो कीमत 5-5, 6-6 गुना कम हो गई है। और हरी मिर्च का उदाहरण लें, हरी मिर्च, मेरा पड़ोसी हरी मिर्च पिछले साल उसने 13 रुपए किलो बेची, और पिछले हफ्ते वो 2 रुपए किलो बेच रहा था। और वही हरी मिर्च निज़ामुद्दीन में, जहां हमारा दफ्तर है दिल्ली में, वहां पे वो हरी मिर्च पिछले साल भी 60 रुपए किलो बिक रही थी और इस साल भी 60 रुपए किलो बिक रही है। मैं समझता हूं कि बीजेपी अगर कोशिश करेगी तो 2 साल में समस्या हल हो सकती है। अगर 2 साल में समस्या हल नहीं हुई तो ये मोदी जी की गलतियां हो जाएंगी। 5 साल में हल नहीं हुई तो ये UPA 2 का इतिहास दोहरा देंगे, और यही हकीकत है। पर इस समस्या का हल संभव है, और इसमें किसान को भी फायदा हो सकता है और शहर में कंज्यूमर को भी फायदा हो सकता है। समस्या का हल कैसे संभव है? पहले तो ये जानना जरूरी है कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जमाखोरों की तरफ से समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ एक यही फैक्टर है या दूसरे भी फैक्टर हैं जहाँ से समस्या पैदा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है क्या। हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं कि इन्फ्लेशन 5% है, 7% है। लेकिन कंज्यूमर तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नहीं करता है, वो तो रिटेल प्राइस पे करता है। तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से ऊपर है। तो इसलिए जो कंज्यूमर जो पैसा दे रहा है वो एक अलग चीज़ है। और जो आपने बताया अजय जी ने कि जो फार्म गेट प्राइस है वो तो गिर गया, तो यानी कि बीच में जो मार्जिन है फार्म गेट प्राइस और होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो बढ़ गए हैं। तो ये किस वजह से बढ़े ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने कहा कि लोग कहते हैं कि दाम तो गिरे नहीं, तो इन्फ्लेशन जो होता है वो दाम के गिरने की बात नहीं होती, वो दाम किस तेजी से बढ़ रहा है ना। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया तो ये नहीं मतलब कि दाम गिर रहा है। तो यानी कि आपको समझाने के लिए हुआ कि जैसे आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस स्टैंड तक आ रही है, तो आगे तो बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ्तार कम हो रही है। तो दाम तो हरदम ही बढ़ते रहते हैं, दाम नहीं गिरते हैं। बीच में सीजनल फॉल होता है, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि दाम कम तेजी से गिर रहे हैं, ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, बस इतना होता है। दाम नहीं गिरते, यानी कि अगर एवरेज में अगर आप देखें, इसका मतलब तो, जो एक आम आदमी समझता है कि महंगाई कभी न रुकने वाली चीज है, वो सही चीज है। जी हाँ। फिर इसमें हमारे भारत देश में ये क्यों परेशानी की चीज बन जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ 93% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि उनकी ऑर्गेनाइज कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी तनख्वाहें दामों के साथ लिंक करा दें। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर कर लेता है कि एक वो लिंकेज हो जाता है कि जब दाम बढ़ते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, पर लेकिन उनकी संख्या तो देश में 6.5% है। तो यानी कि 93% लोग, जब महंगाई तेज होती है तो उनकी समस्या हो जाती है कि उनका बजट नहीं बैलेंस होता है और उन पर परेशानी आ जाती है। तो जब इतना बड़ा तबका असर हो जाता है तो ये दाम क्यों बढ़ते हैं, दाम इस रफ्तार से? तो आज जो समस्या है वो 2 लेवल पे है, एक एक्सटर्नल है
और एक इंटरनल है। एक्सटर्नल समस्या क्या है कि जितना भी आप मिडल ईस्ट देखें, यूक्रेन देखें, नाइजीरिया, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्राइसिस है और उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि दाम बढ़ेंगे एनर्जी के, और एनर्जी सब चीज़ों में जाता है, तो इसलिए एनर्जी के दाम बढ़ने से बाकी सब चीज़ों में इन्फ्लेशन होता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी होगा, नॉन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी होगा, फूड में भी होगा। और दूसरी है अंदरूनी समस्या। जो अंदरूनी समस्या है वो ड्राउट से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया है और दामों के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी होता है। आप अगर एक्सपेक्टेशन को पहले से किल कर दें तो दाम उतना तेज नहीं बढ़ते। ये जो आप जो रूट कॉज बता रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही हैं, लेकिन समस्या ये है कि दोनों को हल करने के लिए तात्कालिक या फौरी उपाय काफी नहीं होंगे, लेकिन दीर्घकालिक उपाय क्या होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिशिर आपके पास भी आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे। शिशिर, ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह से अरुण कुमार जी समझा रहे थे कि दो मुद्दे हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और दोनों ही प्राइस राइज को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन जो प्राइस बढ़ती है वो आम आदमी को किस तरह से अफेक्ट करती है, हम आज चर्चा इस मुद्दे पे कर रहे हैं। ये जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो चाहे वो इंटरनल आशंकाएं हों, ये अभी भी बनी हुई हैं, तो क्या हम माने कि आने वाले दिनों में हालात सुधरने के आसार नहीं हैं? देखिए, बाजार की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बाजार बुनियादी चीज़ों पे नहीं चलता, बाजार अटकलों पे खेलता है, और जब कभी भी अटकलें होंगी, आशंकाएं होंगी, तो वो उससे मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। अजय सर कह रहे थे कि जो 2 रुपये किलो मिर्च बिक रही है वो निज़ामुद्दीन के मंडी में 60 रुपये किलो बिक रही है। तो बीच का जो आदमी है वो आपको ये कह करके डराता है कि आने वाले दिनों में इसकी कमी होगी, इसलिए हम उसको रोक के रखें। अब एक प्याज का एग्जाम्पल देखिए, इस साल हमारा प्रोडक्शन कितना है, लगभग हम लोग 15% ज़्यादा प्याज हुआ है। अभी आपके पास प्याज की पैदावार कम नहीं हुई, लेकिन प्याज के भाव अगर आप बात करेंगे तो लगभग 25% प्याज बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमें दक्षिण के राज्यों में देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो बीज का जो तंत्र है, जिसको हम लोग जमाखोर के तौर पे कहते हैं, जिसको हम लोग मिडिल मैन कह लीजिए, अड़हतिया कह लीजिए, जिस नाम से भी पुकार लीजिए, ये वो लोग हैं जो आपके लिए दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस पे अगर आप लगाम लगा सकें तो जो दाम बढ़ने की रफ्तार है ना, वो कम कर सकेंगे। लेकिन शिशिर, सवाल यही है कि ये जो हर कोई जानता है कि मिडिल मैन की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है, लेकिन मिडिल मैन को कंट्रोल करने की कोई कोशिश क्यों नहीं सफल हो पाती? मैं इसी बात पे आ रहा था कि आज हमने क्या कहा कि हम एपीएमसी से फ्रूट्स और वेजिटेबल को निकाल देंगे। आपने किसान को ये आज़ादी दी कि वो जहाँ चाहे जाकर के सामान बेच सकता है, अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, लेकिन क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? किसान आखिरकार गांव से 10 क्विंटल अपना फल और सब्जी लेकर के आएगा, तो क्या वो शहर में रेहड़ी लगा करके बेच पाएगा? वो संभव है उसके लिए? तो जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ओपन मार्केट का, तो आप एपीएमसी एक्ट से डिलिस्ट करके आप ये फायदा नहीं दे सकते। जी, आप बार-बार कह रहे हैं कि एपीएमसी से डिलिस्ट करने की बात। और मैं बधाई भी दे रहा हूँ, क्योंकि इस चर्चा में 3 जो अभी पहलू आए, चाहे अरुण सर ने कहा, अजय जी ने कहा, शिशिर भाई भी जो कह रहे थे, ये मतलब एक सार्थक है, ये एक एक्सप्लेनेशन था बड़े सरल रूप से। अगर आप देखेंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी कई सालों से कह रही है सप्लाई साइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को डील करने के लिए, नॉट मॉनेटरी मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या देखा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार इंटरेस्ट दरों को बढ़ाती जाती थी और कहती थी सक आउट कर दीजिए आप पैसे को मार्केट से, ताकि खर्च ना हो। इसका दूसरा पहलू है, वो भी एक रणनीति होती है, मैं ये नहीं कहता कि उसको जंग करना चाहिए, वो एक रणनीति होती है, लेकिन साथ जो सारी चर्चा हो रही है अगर आप देखेंगे वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात है। अजय जी बात कर रहे हैं कि सप्लाई के अंदर में जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, उसको दर नहीं मिल रहा, उपभोक्ता बहुत दे रहा है, तो बेसिकली प्रॉब्लम सप्लाई साइड की है। दूसरी तरफ जो सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं कि यदि वो बेच भी पाए किसान, उसके पास वो व्यवस्था भी नहीं है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो आकर बेच सके। तो ये सारी मूल बातें होती हैं, तो ये जो बातें हैं इसी पे तो काम करके आप कंट्रोल करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। भरोसा है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं कि सप्लाई साइड को ठीक कर देंगे, किसानों को डायरेक्ट हम बाजार में ले आकर बेचने के लिए उनको एक तरह से कहें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएंगे, ये इतना आसान है? और इस तरह की पहले जो वादे किए जाते रहे, कोशिशें होती रही हैं, वो कितनी सफल रही?
देखो, पहली बात तो मिडिलमैन की बात है। मैं किसान संस्था की तरफ से कहता हूँ कि मिडिलमैन की बहुत ज़रूरत है। हर किसान के पास ना तो रिटेलर पहुँच पाएगा, ना कंज्यूमर पहुँच पाएगा, और 2 एकड़ वाला किसान गांव से आके क्या वसंत विहार में सब्जी बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। इस देश में कानून बहुत है। इसका मतलब ये व्यवहारिक नहीं है। नहीं, उसको भी हटाना, उस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जो कानून है देश में, बहुत कानून है, उन कानून को लागू करना जरूरी है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है कि हमने समाज की तरफ से सुझाव भी दिया है कि फार्मर्स मार्केट होने चाहिए। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लें। दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और आप एक स्टडी करिए और आप देखिए कि 1 करोड़ की आबादी के लिए ऑफिशियल मार्केट कितने हैं। 99% सब्जी या तो सड़क पे बिक रही है, या रेडी पे बिक रही है, या इलीगल दुकान पे बिक रही है, जहाँ पे जो नहीं होना चाहिए। तो आपने एक मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर और पूरे दुनिया में आप चले जाओ, बड़े से बड़े शहर में, महंगे से महंगे शहर में आपको फार्मर्स मार्केट मिलते हैं। फार्मर्स मार्केट क्या होता है कि एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे किसान 150-100 किलोमीटर से आएगा, अपनी सब्जी लेके आएगा, बेच के अपने घर चले जाएगा। तो अपने को तमिलनाडु में इस तरह की फार्मर्स मार्केट की बात सुनी है। अपने को कंपटीशन क्रिएट करना है सबके बीच में। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए और हमें ये सिस्टम चाहिए। सारे सिस्टम को एक साथ चलाने के लिए और कंपटीशन क्रिएट करना है, कनेक्ट पॉइंट्स बढ़ाने किसान के और कंज्यूमर के बीच में। और अमृता, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। झारखंड में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि वो एक क्लस्टर अप्रोच है कि हर किसान के लिए तय है कि आप ये सब्जी आप पैदा करेंगे। कोई मिर्च कर रहा है, कोई धनिया कर रहा है, कोई गोभी, कोई आलू, और फिर वहाँ से सीधे रांची से कलकत्ता जाती है। हर हफ्ते या हर 15 दिन पे एक बार ट्रक आता है और वो सारा सामान ले जाता है। एक ही प्रकार की सब्जी तो वो जा रही है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच भी अगर लेकर के चले तो जो फार्मर्स मंडी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उससे हम निपट पाएंगे। जी, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी। आपने जो फार्मर्स मंडी की बात की, या जो आपने कहा कि एपीएमसी से डीलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा, जमाखोरों पर नियंत्रण ही असल में बेसिक सवाल है, क्या ये सारे सवालों को पुरानी सरकारों ने डील नहीं किया ठीक तरीके से? नहीं, उन्होंने पुरानी सरकारों में ने बिल्कुल डील नहीं किया उनको सही। पर मैं कांग्रेस से भी एक बात पे सहमत हूँ कि जो वित्त मंत्री जी ने अकाल की स्थिति की बात करी, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। वो बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, ये इकोनॉमिक्स और ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये ऐसे इस तरह से बात करते हैं कि अगर सही भी पड़ जाए तो भी सही है, गलत भी पड़ जाए तो भी वो सही है। उन्होंने बोला कि एल नीनो का इफेक्ट का 60% चांस है, 60% चांस है। भाई 60% का क्या मतलब कि बारिश हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 93% नॉर्मल मानसून से 93% बारिश होगी। अरे भाई 93% का क्या मतलब हुआ कि बारिश है कि नहीं है? वो बोले हो गई तो भी ठीक है, नहीं हो गई तो भी ठीक है। फिर वो जो डेटा देते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, वो पूरे देश को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो मोदी जी के गुजरात में भी बारिश और मेरे गांव में पंजाब में भी बारिश को वो सेम ही बता देते हैं। वो भी संभव नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दामों को कंट्रोल करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। ये कोई, जैसे आप पूछ रहे थे कि संभव है कि नहीं है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। खेत के जो सारे निर्णय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले हैं वो खेत के बाहर हैं। तो आपको इन वेदर एडवाइजरी से लेके रिसर्च तक आपको सब चीज में सब चीजों को देखना पड़ेगा सामान्य तौर से। तो सभी चीजों को समन्वय के साथ देखना पड़ेगा। लवली जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं लवली जी के पास जाना चाहती हूँ। हर चीज को समन्वय के साथ देखना पड़ेगा, चाहे वो मौसम के खतरे हों, चाहे वो बाहरी खतरे हों, चाहे वो अंदर के जमाखोरों के खतरे हों, उन सब चीजों को समन्वित रूप से ठीक करना पड़ेगा। आप लोगों ने 15 साल सरकार चलाई, लेकिन आए दिन हर साल 2 साल पर महंगाई एक समस्या के रूप में हमेशा मुंह बाय खड़ी रही। अब बीजेपी आई है और आप चाहते हैं कि 100 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर ये महंगाई खत्म हो जाए। ये क्या संभव है, या इसको एक लंबा समय देना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान में आप लोगों को मदद करनी चाहिए उसकी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है, ये आएंगे और घुमाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम बिल्कुल समय देना चाहते हैं और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। और 5 साल के लिए इस सरकार को चुना गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि सब कुछ ये फटाफट कर दें। लेकिन हम इनको ये जरूर याद दिला रहे हैं कि जिस तरीके की बात इन्होंने दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से कही थी, उसमें अगर ये महंगाई को घटा नहीं सकते तो बढ़ने से रोकने के कारगर कदम जरूर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये तुरंत प्रभाव से उठाएंगे। दूसरा, हमारे साथियों ने किसान हाट की बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हम लोगों ने किसान हाट बनाया था महरौली में,
लेकिन वही बात है कि किसान इतनी दूर से आके दिल्ली में जो है कैसे बेचेगा, वो किसान हाट पे जिस सोच के साथ बनाया गया था, उस हमारे सोच के सारे तहत मेहमान ये कह रहे हैं कि किसान नहीं आ हाट पाए। बंद अभी पड़ा भी है। महरौली अभी भी कम से कम 500 चाहिए जी दिल्ली में, एक नहीं। बंद इसलिए पड़ा है कि किसान आ नहीं रहे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि बंद पड़ा है कि वो ज्यादा इंकरेजमेंट उसको मिल नहीं पाई। लवली जी, हम सरकार ने किसान हाट की थी, रोहिणी में बने, वसंत कुंज में बने, वसंत विहार में बने, ठीक है, दूसरा प्रीतमपुरा में बने, मेहरौली जाके किसको बेचेंगे? वहां पे भी आड़तियों को बेचेंगे। हम चाह रहे हैं कि कंज्यूमर के घर के आगे किसान का हाट बने, कि कंज्यूमर अपने घर से पैदल जाए, सब्जी खरीद के घर आ जाए। आप आजादपुर जाके भी तो आजादपुर भी तो जाके बेचते हैं, आजादपुर भी तो जाके लोग लेते हैं ना सब्जी। तो एक जगह की व्यवस्था हुई थी, वही नहीं हमारा था कि हम दिल्ली के कोने कोने में अलग अलग जगह किसान हाट बनाएंगे। जब एक किसान हाट में इंकरेजमेंट नहीं मिली, वहाँ पे नहीं आए किसान, जब और आप सही कह रहे हैं कि अभी भी वो बंद पड़ा है, तो इसलिए जो है उस योजना को बहुत आगे जो है हम दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ा पाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार का, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात का, किसी की भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि हालात अनुकूल ना भी हों तो उनको अपने अनुकूल बनाना, और जो बेहतर से बेहतर सुविधा और राहत लोगों को मिल सकती है वो लेना। सरकार का काम ये नहीं होता कि ये कहे जी अब ये हो रहा है वो हो रहा है इसलिए बढ़ रहे हैं। नलिन जी ने चलो आज एक तो बात यहाँ बहुत अच्छी की और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका कोई विचार नहीं है रेट बढ़ने का। चलिए कम से कम दिल्ली के लोगों को ये तो नलिन जी ने आज राहत दी कि पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे, ये आज राज्यसभा टीवी पे वायदा करके नलिन जी जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम दोनों जो है क्योंकि राजनीति में है, शब्दों के चयन बड़े काम से करते हैं। मैंने न्यूज़पेपर की बात की थी, वायदा नहीं कहा। आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट को वायदा के रूप में कहा ताकि एक महीने बाद राज्यसभा टीवी पे आज जब जाएंगे। लेकिन लवली जी, हम लोग थोड़ा सीरियस नहीं, लवली जी नहीं, इसलिए मैंने कहा लवली जी, और मेरी एक और मतलब एक बात आपको बता दें, क्योंकि 20-25 साल का अनुभव मीडिया में भी रहा है, तो मेरा शब्दों का चयन बहुत शार्प है। आपने उसको बड़े अच्छे रूप से घुमाने का प्रयास किया, पर लेकिन मैं इतनी आसानी से फिसलता नहीं हूँ। दूसरी बात नहीं, एक सीरियस बात पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ, और मैं इस प्रोग्राम की इसलिए भी प्रशंसा कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि मैं आरोप प्रत्यारोप में घुस सकता हूँ, लवली जी भी वही कह सकते हैं। जो यहाँ विषय आज बात हो रही है, कई चर्चाओं में बैठे हैं, वो भी बैठे होंगे, मैं भी बैठ रहा हूँ लगातार, लेकिन जिस रूप से मैं देख रहा हूँ, जैसे अजय जी हुए, शिशिर जी हुए, अरुण साहब कह रहे हैं, कुछ जो बातें हो रही बुनियादी समझाना भी जरूरत है। ये नहीं कह रहा कि सरकार अपने दायित्व से कम हो रही है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, और इस काम का फायदा जो है भारत सरकार जो है, ना केवल लवली जी की सरकार है या मेरी, हम सब की सरकार है। तो जब काम होते हैं, अर्थव्यवस्था होती है, और राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन व्यवस्था अगर मजबूत होती है तो फायदा सबका है। और हमारे किसान अगर हमारे देश में उत्पादन ना कर पा रहे, आत्महत्या करेंगे, चिंता है। व्यवस्था को कमजोर कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के बारे में दोबारा मैं एक बात कहूंगा कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन पूरा नहीं दर्शाता, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में 65% सर्विसेज हैं और होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज आती नहीं है। तो आपके स्कूल की फीस बढ़ गई, आपके जो हॉस्पिटल में चार्ज बढ़ गया, आपका बैंकिंग का चार्ज बढ़ गया, उससे इन्फ्लेशन तेज है। तो जनता कहती है कि इन्फ्लेशन तो 15-20% है, सरकार कहती है 5% है। तो सरकार जब कहती है कि इन्फ्लेशन कम हो गया, और सिर्फ अभी तक हम लोगों ने चर्चा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन के बारे में की है, बाकी तो हमने की नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो जो आज जो जनता को लगता है वो टोटल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी महज 18% रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज का, जबकि 65% होना चाहिए। तो इसलिए इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो पूरी जो तस्वीर नहीं दर्शाते हैं। दूसरी बात मैं जो कहूँगा कि इसमें काला बाजारी जो होती है उसमें ब्लैक इकॉनमी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बार लिक्विडिटी टाइटन की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक इकॉनमी है उससे लिक्विडिटी आ जाती है। तो जैसे कि प्याज के दाम बढ़ने शुरू हुए, 10% की शॉर्टेज हुई, दाम 400% बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वो काला धन उसमें आ जाता है स्पेकुलेशन के लिए कि वो दाम बढ़ा देता है। तो हमें ब्लैक इकॉनमी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको जो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है इसको। तीसरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो इसको हम मल्टीपल गैप्स बोलते हैं, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट है,
दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, तीसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट है और चौथी तरफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कृषि में बहुत कम हो रहा है। सन 80 के दशक में पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिरने लगा था और उसी के चलते हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी गिरने लगा। अब अगर आपको प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बढ़ानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ उसका एम्प्लॉयमेंट से भी लिंक है, उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी लिंक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमने अभी तक बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने ज्यादातर केवल खाद्य पदार्थों की महंगाई के बारे में बात की है, लेकिन महंगाई ओवरऑल बढ़ रही है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ अभी जो फौरी तौर पे बात हो रही है वो केवल खाद्य पदार्थों की महंगाई की बात हो रही है, लेकिन उन खाद्य पदार्थों की महंगाई के लिए भी किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। और ये जो आपने कहा कि कृषि में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह की जरूरत है? कम से कम खाद्य पदार्थों की महंगाई को तो कंट्रोल किया जा सके, दूसरी चीजें उससे किस तरह से लिंक्ड है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम कृषि में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। अजय जी, कृषि में इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि कृषि जो है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है, कृषि का जो पूरा मामला है, और ऐसे में जो अगर अच्छी मंशा दिखा भी दे केंद्र सरकार, तो उसमें अगर उचित तत्परता ना आए तो कैसे उसको लागू किया जा सकता है, कैसे सफल बनाया जा सकता है? और कृषि में इन्वेस्टमेंट किस किस स्तर पर आपको लगता है जरूरी है? पूरे दुनिया का एक डेवलप्ड कंट्रीज का एक नियम है कि वो अंदाजे से 2% अपना जीडीपी का एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अनुसंधान और विकास पे लगाते हैं, और अपने देश में उसका 1/4 लगता है मेरे हिसाब से। तो उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आपका प्रोग्राम हुआ और टीवी के प्रोग्राम हुए, एक चीज़ देखने को मिलता है कि सब सब्जियों के दाम की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का पशुधन पे डिपेंड करता है, और जब अकाल की स्थिति आती है तो सबसे पहला फर्क चारे पे पड़ता है, जो पशुधन को देना है, फॉडर पे पड़ता है। और ऑलरेडी क्योंकि अब ये मुद्दा बन गया है कि अकाल पड़ने वाला है, बारिश नहीं आएगी, तो चारे के भाव पहले ही 200 रुपये क्विंटल से 300-350 रुपये क्विंटल हो गए। और जो आप कीमतों की बात कर रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से और हकीकत से कह सकता हूं कि अगर बारिश नहीं आई, चाहे बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, दाम 3 गुना बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक तो अकाल की स्थिति आई नहीं है। जो आज के दिन जो दाम है उसका रेनफॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। जी नहीं, हमने तो शुरुआत में ही कहा कि मई महीने में तो बारिश का कोई मतलब नहीं था, या इराक संकट का कोई मतलब नहीं था। जो टमाटर 2 रुपए किलो बेच रहा है या मिर्च 2 रुपए किलो बेच रहा है, इतना तो उसके तोड़ने का खर्चा है। उसको ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्ट करके बाजार में लाने का तो खर्चा ही अलग है, उससे सस्ता तो बेच नहीं सकता। जो डर की बात है वो ये है कि बीजेपी ये ना करे कि कीमतें कम करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें उसका बहुत डर है, क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि कड़ी दवा के लिए तैयार हो जाओ। हमें यही डर है, ये जो तलवार है कड़ी दवा की, ये किसानों के गर्दन पे ना गिरे। ये कड़ी दवा जो है हम इलेक्शन के बाद ही सुन रहे हैं, उससे पहले तो अच्छे दिन की बात सुनते थे। कड़ी दवा तो इलेक्शन के बाद ही आई है। तो पर लवली जी, बुरा नहीं मानना, पर ये कड़ी दवा इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि आर्थिक खाली पशु। एक मिनट नलिन जी, एक मिनट मेरी बात, मैं चुप हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं कहा लवली जी। नहीं, आप भी बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? नहीं, पर मैंने कहा नहीं कुछ, आप मेरा नाम ले रहे थे। देखिए ऐसा है, अजय जी बोल रहे थे, वो कुछ आपको और कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने बोला था। आप ये कड़वी दवा की बात अजय जी ने कही है। मैं इतना कह रहा हूँ, ये कड़वी दवा लेने की स्थिति इसलिए आई है क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, यही कह रहा हूँ मैं। नहीं, आर्थिक स्थिति तो सबको पहले भी मालूम था। अब चुनाव से पहले आप कुछ और कहें, चुनाव के बाद कुछ और कहें, मैं उस पर बात कर रहा था। दूसरा, इन सब चीजों पे तो है, लेकिन मैं दिल्ली का भी पक्ष इस मामले में जरूर रखूंगा। दिल्ली के लोग तो बहुत उम्मीद से इस सरकार की तरफ देख रहे हैं, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम लोगों की बड़ी सकारात्मक सहयोग इसमें रहेगा। फ्रूट्स का, सब्जी का, और जो जितनी नेसेसिटीज हैं उन सब के रेट्स कम करे, ये सरकार हमारा पूर्ण रूप से सहयोग है। लेकिन दिल्ली के लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने कहा था 30% बिजली के रेट भी कम कर देंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से तुरंत प्रभाव से हो सकता है। उसके लिए तो नलिन जी भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि वेट करने की जरूरत नहीं, तो उसमें भी राहत मिल जाए तो दिल्ली के लोगों को महंगाई से काफी राहत होगी।
क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि 3 ऐसे लोग हैं यहाँ और जो अलग अलग पक्ष रख रहे हैं, जो इस मुद्दे को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं। हाँ। देखिए, अभी जो अजय जी ने कहा, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात है कि एक हमारे यहाँ लगातार बात होती है कि सब्सिडी, एक पहलू मैं और जोड़ देना चाहती हूँ नलिन, उसमें एक पहलू ये है बिजली का। कृषक समाज को अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो उत्पादन में उसके लिए सहायक होगी, लेकिन अगर बिजली भी महंगी होगी और वो भी उसमें इन्फ्लेशन में बढ़ावा करने लग जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थ भी इन्फ्लेशन में बढ़ावा करने लग जाएंगे, तो जनसेट पे देखिए ये सारी चीजें मिली हुई हैं और कोई भी ऐसा नहीं है 1 या 2। इसका मैं अगर एक उदाहरण दूं, अगर व्यक्ति बहुत बीमार हो, आईसीयू में हो, तो उसका थोड़ी ना आप कह सकते हो बैंडेड से यहाँ लगा दो, बैंडेड वहां लगाओ। हर चीज पर आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा, सारी चीजें साथ होंगी। और यही मैं इस बात को रख रहा हूं, सरकार काम पे जब लगी है, ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पे लग गए, हर चीज पे लग रहे हैं, क्योंकि ये पहलू इंटर रिलेटेड है। तो आपने जैसे बिजली की बात की, बिजली उत्पादन भी तो चाहिए। अगर बिजली ही कम है तो सप्लाई नहीं होती। सप्लाई होने की, जैसे दिल्ली में हमने बात रखी थी कि सप्लाई के लिए बिजली अवेलेबल थी, ट्रांसमिशन के अंदर में उसको उठाने की क्षमता नहीं थी, रिलेटेड है। लेकिन वापस अगर हम आ जाए खाद्य पदार्थों पर और किसानों पर, जो हमारे विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, ये बहुत सब्सिडी भी देते हैं अपने किसानों को। तो हम इस बात को समझते, जो इंपोर्ट की बात जैसे कह रहे थे अजय जी, हम इस बात को समझते हैं कि जब भारत के इतने ज्यादा लोग कृषि समाज से जुड़े हैं और कृषि से जुड़े हैं 60%, हाँ, तो क्या हम ऐसी कोई चीज करेंगे जो इनके जीवनी के लिए एक समस्या बन जाए, चुनौती हो जाए? सवाल नहीं उठता। दूसरा विषय इन्होंने जो कहा, रिसर्च डेवलपमेंट, और ये मोदी जी ने लगातार कही भी है चुनाव के दौरान, हमारे यहाँ जो रिसर्च डेवलपमेंट हो भी रहा है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा है। गुजरात में आज जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिससे किसान को ये फायदा मिलता है, जहां अभी देश में स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड इंसानों के लिए नहीं है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, कि आप ये उत्पादन अगर करेंगे यहां या ये बोएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसे राष्ट्र भर में ले जाने की जरूरत है। तो किसान के साथ अगर आप एक कदम चलेंगे, वो 3 कदम जाएगा, क्योंकि उसमें ये क्षमता है ना केवल अपना पेट भरना, वो देश का पेट भर रहा है। तो ये एक लंबा सफर है, लंबा मतलब 60 महीने नहीं, मैं वापस कह देता हूं, लेकिन हाँ सफर है जो 30 दिनों के अंदर सामान्य रूप से असंभव ही मानी जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी आर्थिकी को भी देखना होगा शिशिर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये महंगाई का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, और उस इकोसिस्टम में कहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि कभी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पे सब्सिडी दे दिया जाए तो कुछ महंगाई कंट्रोल हो सकती है, कभी ये कहा जा रहा है कि बिजली के दाम कुछ सस्ते कर दिए जाएं और किसानों तक मुहैया करवा दिया जाए तो कुछ कीमत तय हो सकती है, सस्ती हो सकती है, कभी और जो भाजपा ने जमाखोरी और एपीएमसी की चीज़ों को या 22 तरह के कमोडिटी चीज़ों को, जो कमोडिटीज़ को जो ऑब्जर्वेशन में रखा है, उन सब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के क्या एक बड़ी तस्वीर हम महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, और कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, शुरुआत हमारी हमेशा से, सबसे पहले आप सप्लाई करिए। हमने पिछले 10 सालों में यही देखा कि हमने डिमांड को कर्व किया। हमने कहा लोग खाएंगे नहीं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, ताकि वो बाजार जाएंगे नहीं, महंगाई बढ़ेगी नहीं। जबकि इसका असर ये हुआ कि जब डिमांड नहीं होगी तो जब आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे, वो बाजार में बिकेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आज डाउन हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ओरिएंटेड जो इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स थे उसने मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क किया। आज आपका सर्विसेज सेक्टर 57% की भागीदारी रखता है, प्लेटू लेवल पे है, 9-9.5% का ग्रोथ कर रहा है, जबकि उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका टैक्स कलेक्शन में, सारी चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो नहीं ग्रो कर रहा है। तो आपने मैन्युफैक्चर्ड का नुकसान किया, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया, बैंकों में पैसा रखना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो ये इसका देखिए पूरा एक विशियस सर्किल बनता गया कि आपने महंगाई रोकने के लिए एक कदम उठाए और इससे आपका मैन्युफैक्चरिंग भी अफेक्ट हुआ, सर्विसेज भी अफेक्ट हुआ। तो ये सर्किल को अगर आपको खत्म करना है तो सबसे पहले आपको सप्लाई पे ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो इन्होंने कदम उठाए हैं, इन्होंने पहला अटैक सप्लाई पे किया है। अभी इसका असर हम ये नहीं कहेंगे कि अगले 6 महीने में होंगे, आप ये याद रख लीजिए, और हम ये बिल्कुल खुल करके कह सकते हैं, मेरा अपना भी आकलन है कि अगले 3 से 6 महीनों में हो सकता है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आए, लेकिन महंगाई इसी स्तर पर बनी रहेगी। और आपको असल स्थिति जब रबी की बुआई होगी, अजय सर मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि जब रबी की बुआई होगी, जब खरीफ पूरी तरह से बाजार में आ जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि क्या हमने सप्लाई को बढ़ाने का काम किया है या नहीं किया है, और क्या हम आगे सप्लाई को
बढ़ा पाएंगे नहीं, तब जाके मॉनसून की स्थिति भी आपके सामने साफ हो जाएगी। तो सप्लाई से शुरू करिए, वीसीएस सर्किल को खत्म करिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दीजिए, लोगों के हाथ में पैसे दीजिए ताकि वो बाजार जाएं, खरीदें, चीज़ों को खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को फायदा होगा। शिशिर का जो फॉर्मूला है जी हाँ। वो क्या आपको उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है जिस दिशा में आप सोच रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि देश में जो परेशानी आई है वो समझिए पिछले 15 साल में हमारी इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। यानी कि जो अमीर है वो एकदम बेतहाशा अमीर हो गया है, जो गरीब है वो इतना नहीं बढ़ा है। इसका तो मतलब वो मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं और आप ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब दुनिया में चौथे नंबर पे नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं देश में, जबकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 130वें स्थान पे है। जापान से भी ज्यादा एक समय हमारे यहाँ बिलियनर थे, जबकि उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे 30 गुना ज्यादा है। कोरिया का देखिए, कोरिया हमसे आगे। तो वही मेरी बात कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो जबरदस्त हो गई, उससे परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। और जब दाम बढ़े तो हमने इन्फ्लेशन WPI कैलकुलेट किया, लेकिन असल में जो इन्फ्लेशन है उसको नहीं कैलकुलेट किया। तो इससे क्या हुआ है कि जो गरीब की स्थिति है वो ठीक नहीं हुई है और इसी ने उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। और परचेजिंग पावर नहीं बढ़ने के बावजूद दाम बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? तो जो जैसे कि अजय ने कहा कि जो गैप है फार्म गेट प्राइस में और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने से फार्म गेट प्राइस नहीं गिरेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिरेगा, जिसका जो फायदा कंज्यूमर को होगा। तो इसलिए इंपोर्ट जब एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्ड कर रही है, और देखिए इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस दिन ये बात आ गई कि दाम बढ़ेंगे तो सटोरिये क्या करते हैं कि सप्लाई को रोक लेते हैं और डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। इंपोर्ट ठीक है अभी? इंपोर्ट इस समय ठीक है अगर एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन को बिल्ड नहीं करने दीजिए। जैसे रुपए का हुआ, 2.5 साल पहले वो 44 पे था और गिर गया, फिर 48 पे आया, 52 पे आया, 57 पे आया, 60 से नीचे गिरा, 68 तक पहुंच गया। क्यों? एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई। एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने से क्या होता है कि जो सटोरिये हैं वो सट्टेबाजी करते हैं और जो चीज अनस्टेबल हो जाती है। वही अब होगा, क्योंकि इस समय एक्सपेक्टेशन ये है कि ड्राउट हो रहा है, रेनफॉल डिले हो गया है, और खासकर जो मैं अगर आप आंकड़े बताऊं तो जो नॉर्थ वेस्ट है और जो नॉर्थ का रीजन है, जो कि हमारा फूड ग्रेन जो सरप्लस एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा आशंका है कि जो रेनफॉल कम होगा। इसलिए सरकार को प्लान करने के लिए एक्सपेक्टेशन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए इंपोर्ट होने लग गए, जिसका इनको डर है कि इंपोर्ट होगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। किसानों को नहीं, जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का दाम गिरेगा। जो सटोरिये हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन जो फार्म गेट प्राइस है वो नहीं अभी गिरने वाला है, क्योंकि उसके बीच में तो एक चेन है, है ना। तो इसलिए वो अभी अगर एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि दाम बढ़ेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के इंपोर्ट का अगर हम अनाउंस करेंगे तो एक उसका बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो केवल फौरी राहत हुई ना, ये तो बहुत तात्कालिक राहत। पर इससे असर ये होता है कि लॉन्ग टर्म में प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर आज दाम बढ़ने लगे, एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई, तो सटोरिये सट्टेबाजी कर लेंगे। 5% भी सप्लाई अगर रोक ली, 5% सड़ गया तो दाम दुगने हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड होनी चाहिए इस समय, और इसीलिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं पिछले 20 दिन में, वो अच्छे कदम हैं कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड होने दिया है। उन्होंने चीजें अनाउंस की हैं कि हम इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे, हम प्याज पे ये करेंगे, आलू पे ये करेंगे। ये सही कदम है। एक ही इस पे जोड़ूंगा क्योंकि ये रिलेटेड पॉइंट है। ये बेसिकली मार्केट संतुलन की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की नहीं। जैसे, और इसी का मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे प्याज को लेके हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है, यदि हम अपने कृषि समाज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है और हम प्लानिंग करें एक्सपोर्ट की, तो दाम जो है संतुलित रहेंगे, गिरेंगे नहीं ज्यादा। वही ये बात करें, जब दाम चढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इंपोर्ट से आप उसे बैलेंस करते हैं। इससे कृषि समाज नहीं, लेकिन ये प्रोडक्शन कम कहाँ हो रही है? प्रोडक्शन तो हर चीज में ज्यादा हो रही है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कम है, एक्सपेक्टेड। और सेकंड है, इसी से जुड़ा दूसरा, जो अभी जैसे उदाहरण के लिए कहा कि चावल को हम रिलीज करेंगे 50 लाख टन गेहूं, चावल है हमारे पास, स्टॉक बफर से बहुत ज्यादा है। तो आप जब रिलीज करेंगे तो ये जो मार्केट में प्ले होता है, मैनिपुलेशन होता है, वो नहीं होगा, कंट्रोल होगा। ये है बेसिक पॉइंट। जी, हमें उम्मीद है कि आपकी बात, जी आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बाद? मैं इन सबसे सहमत नहीं हूँ कि जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई फल और सब्जी, तो जो फार्मर का इतनी देर से आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, उसका भी सेंटिमेंट खराब होता है उस चीज़ को ग्रो करने के लिए। और ये बात हो गई कि आप हाथ पे चोट लग गई, हाथ का इलाज नहीं कर सकते, तो आप हाथ ही काट दो। कि भाई आपके पास टमाटर तो है 2 रुपए 5 रुपए का खेत में बिक रहा है,
आपके 15 रुपए का बाजार में बिकता है तो आप उसको कंट्रोल कर नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इंपोर्ट कर रहे हो। कि जब बाजार आप जाते हैं ना तो ये आंकड़े लेके नहीं जाते हैं कि मैंने 5% है, 6% की असल में जनता जो है वो आंकड़ों से नहीं भावनाओं से चलती है। अर्थशास्त्र का मैं के तहत की महंगाई बढ़ गई है, बीजेपी को वोट दिया, सरकार में ले आई, और अब यही भावना है जो बार बार उद्वेलित कर रही है उसे कि 1 महीने हो गए महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई के बारे में कहा यह जा रहा है कि चीज़ों की उपलब्धता में कमी नहीं है, दरअसल आपूर्ति में कमी है। ये भी बोला जा रहा है कि मंशा तो अच्छी है और हम देख भी रहे हैं बीजेपी अपनी मंशा अच्छी दिखा रही है, लेकिन सवाल ये है कि मंशा अच्छी होने से काम चलेगा या उचित दिशा में तत्परता भी दिखानी होगी। जो जनता है वो 1 महीने से इंतजार कर रही है कि महंगाई जल्दी से जल्दी कम हो, और अब इस स्थिति में जिस पर बीजेपी ने अपनी तरफ से एक तरह से कहें कि बयान दे दिया है और अपनी तरफ से वादा भी किया है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, जनता कितना विश्वास करती है? हम सीधे रुख करते हैं लोगों का। मैं केला बेचता हूं, तो केले का मैं किसान से सीधा खरीदता हूं। आर.के. फ्रूट एंड कंपनी का एमडी हूं, तो मैं 8 रुपये का केला भी खरीद रहा हूं। जैसे सर ने कहा कि 2 रुपये की टमाटर है, तो 2 रुपये का टमाटर 15 रुपये बिक रहा है। अगर मैं 8 रुपये किलो केला खरीद रहा हूँ किसान से, तो वो 16 रुपये दर्जन लगभग पड़ता है लगभग, लेकिन यहाँ आके वो 50 रुपये बिकता है, कम से कम 50 बिकता है। सही तो इसका जो कारण है ये मेरे पास है फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला है 5 रुपये तो ये किराया लग जाता है, हम जो गाड़ी से मंगाते हैं 5 रुपये हमारे खर्चे लग जाते हैं, तो 10 रुपये ये हो गए, और हमारे 5 रुपये केजी का खर्चा है ये 5 रुपये, और 8 रुपये केजी हम खरीदते हैं, और 5 रुपये हमारे जो यहाँ पे सिस्टम हमारा होता है उसका खर्चा हो जाता है। फिर हम उसको 1 रुपये अपने लिए रखते हैं, तो वो हमारे वो जाते जाते 19 रुपये केजी हो जा रहा है, और 19 रुपये केजी का चीज़ हो जाएगी 38 रुपये दर्जन, और 38 रुपये दर्जन से जो कंज्यूमर जो लोकल ले जाता है वो 1-2 रुपये दर्जन कमाता है, 3 रुपये, तो वो 40 रुपये दर्जन हो जाता है कम से कम। अब उसके बाद तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये सब केवल नोशनल है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो आप सब पे इनकम टैक्स की रेट पड़नी चाहिए, ठीक है कि नहीं? आप आंकड़े बता रहे हो 8 रुपए, 4 रुपए और 1 रुपए, 13 रुपए ही बनते हैं, 18 रुपए नहीं बनते। 18 को आपने उठा के 38 पता नहीं 36 कर दिया, तो सारा मैं किलो के हिसाब है सर, मैं किलो का हिसाब पहले 13 से तो 18 चले गए ना, इन्होंने बोला 4 रुपए ये और 1 रुपए ये, 1 रुपए हमारा मार्जिन। इन्होंने क्या, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फार्मर मार्केट होना जरूरी है, कि हम हमारा उसी पे मैं कह रहा हूँ सर, मोटा गाड़ी लाके सीधे मार्केट में जगह करके बेच रहे हैं। 5 रुपये किराया लग गया, 5 रुपये वहाँ पे जो हमारा भाड़ा के साथ साथ खर्चा लग जाए, लोडिंग का, यहाँ उतारने का, पकाने का, तो और मार्केट से हमें गाड़ी से वापसी उसके दुकान पे पहुँचाने का, ये 5 रुपये का खर्चा, और 5 रुपये जो ट्रक सीधा लाता है वो लेता, और 8 और 5, 5, 10, 18, 1 रुपये हम अगर रखें तो 19 रुपये केजी हो जाए। 19 रुपये केजी का मतलब एक किलो में 6 केले से ज़्यादा लगभग नहीं चढ़ता है, तो वो 38 रुपये दर्जन पड़ गया ना। फिर वो हम अगर 38 का बेचेंगे तो सामने वाला ले जाके 40 का या 45 का कुछ तो बेचेगा। जी नलिन, देखिए ऐसा है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के पहलू हैं। इन्होंने जो उदाहरण दिया, ये मतलब इसमें क्या पॉइंट्स हैं, और ये फैक्चुअल है। आज शहरों के पास उत्पादन तो नहीं हो रहा ना कृषि का, क्योंकि शहरें फैल भी गई हैं, जमीन इतनी महंगी हो गई, कौन वहां सब्जी उगाएगा? तो सब्जी दूर से भी तो आ रही है, दूर से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ये फैक्चुअल है। जो ये 2 रुपए किलो की जो बात करते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप डालते हो तो एक्चुअली वो 7, 8, 9 रुपए पहुंच ही जाता है कई जगह, कई बार उससे ज्यादा भी। तो ये सारी जो है सप्लाई साइड मैनेजमेंट की ही तो बातें हैं लगातार। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे जब तक काम नहीं करेंगे, इसको ठोस रूप से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका एक पहलू है कि ये भी नहीं है कि बीच में, जैसे अभी अजय जी ने खुद कहा, जो मिडिल मैन है, जो बीच में जो है, ये भी तो उस किसान के प्रोडक्ट को मार्केट तक ला रहे हैं। इनकी भी अपनी एक रोजगार है, ये परिवार चला रहे हैं, मार्केट चला रहे हैं, इकोनॉमी चला रहे हैं। तो इसमें सारे पहलुओं में जब संतुलन होता है तो समाज और ये इश्यू सॉल्व हो जाता है। जब असंतुलित हो जाता है और गैप बहुत हो जाता है, जैसे 2 रुपए किलो की चीज 60 रुपए में बिक रही है, तो इस असंतुलन से चीजें बिगड़ जाती हैं। एक और बात समझने वाली है, जो आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी कि वो खेत में ले गया। बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे पंजाब है, वहाँ पे ट्रक यूनियंस हैं,
जब वो समय आता है FCI के परचेज का समय आता है तो वो रेट 30-50% वो जब टेंडर भरते हैं FCI का तो रेट बढ़ा देते हैं। जब फार्मर के उत्पादन का समय आता है, जैसे मैं कीनो उगाता हूँ, तब हमारे बेचने का समय आता है तो वो रेट 20-25% बढ़ा देते हैं। तो ये गवर्नेंस के इशू हैं, जो मोदी जी बात कर रहे हैं ना कि गवर्नेंस के इशू है, स्टेट गवर्नेंस का इशू है, सेंट्रल गवर्नेंस का इशू है। बहुत कानून है इस देश में, उनको लागू करना जरूरी है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, तो अभी जो चर्चा हुई इस पर हमने ये देखा घूम फिर के जो बात आ गई मिडल मैन, एक मिडल मैन पकड़ लिया हमने, वो मिडल मैन ही महंगाई का असली जिम्मेदार है ऐसा माना जा रहा है। वो मिडल मैन लाता है, वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, ट्रक वाला ले जाता है, वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, रेडी पटरी पे जो बेचता है वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, 3 लोग प्रॉफिट जोड़ के अपना बेच रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो दाम है वो बढ़ेंगे ही। तो जो सत्ता में सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो उस मिडल मैन को हटा के कोई अपनी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं लाती? किसी को ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जहाँ पे वो लोग काम करें, वो खेतों से सब्जी उठा के बाज़ारों में ले जाएँ, ताकि वहाँ पे सिर्फ एक ही संस्थान को सैलरी देनी पड़े। ठीक है। और दूसरी बात जो सर अजय सर कह रहे थे कि हमें एक फार्मर मार्केट चाहिए, तो जो खेती कर रहा है इंसान वो आके बेचेगा तो खेती कब करेगा? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे दुनिया में कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे क्लस्टर फार्मिंग की इन्होंने बात करी झारखंड में, वो बहुत सही तरीका है, वो भी एक तरीका। मैं कह रहा हूँ सारे तरीके एक साथ चलेंगे तभी देश चलेगा। ये मिडलमैन की भी जरूरत है, कोऑपरेटिव की भी जरूरत है, फार्मर मार्केट की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। ये नहीं कि इसको डाल के उसको हटाने की जरूरत है। हाँ, हर चीज में आपकी बिल्कुल बात सही है। पूरे दुनिया में चाहे आप नेदरलैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोऑपरेटिव्स होते हैं, लोग कोऑपरेटिव के हिसाब से काम करते हैं। जो एक फार्मर सब्जी नहीं लेके आएगा, वो 5-10 पड़ोसी मिलके इकट्ठी खेती करेंगे और वो अपनी सब्जी लेके आएंगे। एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, फाइनली हम इन्फ्लेशन पे बात शुरू किए थे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कितनी संभावना वास्तविक रूप से अभी देखने को मिल रही है? जितनी बातें हमने की हैं वो उस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, कितने दिनों में ये महंगाई कंट्रोल में आ सकती है? देखिए, मैं दिन की बात नहीं कह सकता, इसको एक दूसरे रूप से कहता हूं। भारत की आशाएं जो हैं, जब हम भारतीयों की बात करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा करोड़ों की बात जब कर रहे हैं, वो आशाएं जुड़ी हैं महंगाई से, और स्वास्थ्य उससे जुड़ जाता है, अपने रहन सहन से। तो इस बात को हम स्वीकारते हैं, हम जानते हैं चुनौती है, लेकिन ना चुनौती से भाग रहे, हमने प्रयास शुरू कर दिए और हम मानते हैं अच्छे प्रयास करेंगे, मनीषा सही होगी, सही कदम उठाएंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट भी मिलेगा। एक छोटा सा सवाल और भी मैं जानना चाहूंगी शिशिर, मैं उसमें आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। महंगाई के बारे में हमने ज़्यादातर बात खाद्य पदार्थों को लेकर की, लेकिन कॉर्पोरेट कृषि का मसला हो, पेट्रोलियम का मसला हो, रेल का किराया बढ़ाने का मसला हो, सब्सिडी घटाने का मसला हो, दवाओं के दाम को कंट्रोल ना कर पाने का मसला हो, ये सब चीज़ें मिलकर, जिनकी तरफ ये इशारा करे, वो सब चीज़ें मिलकर महंगाई को बढ़ाती हैं। और उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए क्या लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए सरकार का? देखिए, आप हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग सोचना होगा। आप ओवरऑल ये नहीं कह सकती हैं कि हमारा ये इन्फ्लेशन का ये फॉर्मूला है वो सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर सेक्टर के लिए आपको अलग अलग तरीके से। आपने रेलवे की बात की, रेलवे की इनएफिशिएंसी रही है, रेलवे की प्रॉब्लम्स बहुत अलग तरीके की रही है, जिसकी वजह से हमने सालों तक भाड़ा नहीं बढ़ने दिया, किराया नहीं बढ़ने दिया। आज हमें अचानक लग रहा है कि नहीं, रेलवे को पैसे की ज़रूरत, हमें उसके लिए किराया बढ़ाने की ज़रूरत है, भाड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रेलवे की अपनी एक समस्या है। दवाओं की जहाँ तक बात है, दवाओं के मामले में क्या है, पेटेंट की लड़ाई है, इससे ज़्यादा क्या है? दवा आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वही दवा जिसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है, यदि वो 2 पैसे का है और यदि वो 20 रुपए की आपको दवा मिल रही है, तो इसका बीच का मतलब है कि आप उस दवा को डेवलप करने की लागत सालों तक खाते रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर सेक्टर के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उसके बाद जाकर के आपको अटैक करना होगा। लेकिन अगर आप माहौल बना देते हैं कि हम कदम उठाने जा रहे हैं, तो इससे जो आशंकाएं होती हैं और जो अटकलें लगती हैं, जिस पे दाम बढ़ाने का खेल चलता है, उस पे आप लगा जी। तो तात्कालिक राहत ये है कि माहौल बनाया जाए, और सरकार वो माहौल बनाने की कोशिशों में कुछ हद तक सफल होती हुई दिख रही है। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि जो सरकार ने भी कदम उठाए हैं वो सही हैं, जिससे कि एक्सपेक्टेशंस न बिल्ड हों। और मेरा ये भी मानना है कि सरकार को एक मैक्रो इकोनॉमिक बजट आने वाला है, उसमें सब्सिडी पे ध्यान देना पड़ेगा। खासकर जो आम आदमी के कंजम्पशन की चीज़ें हैं उन पर सब्सिडी न घटाई जाए, बल्कि जहाँ पे ज़्यादा परेशानी है उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। जैसे कि अगर हमें ये वीट और राइस को मार्केट
मार्केट में ज़्यादा उतारना है तो वहाँ पे अगर सब्सिडी बढ़ा भी दी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और फूड सिक्योरिटी बिल में तो ये बात रखी गई है कि वहाँ पे सब्सिडी बढ़ा के और करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का अनुमान है कि उतना खर्च हो। 87,000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी खर्च हो रहा था, थोड़ा 20-30,000 करोड़ रुपए और बढ़ाना पड़ेगा, पर उससे दाम को नियंत्रित रखने में एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात है, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, खासकर रूरल एरियाज में जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, जहाँ पे कि कृषि में इरिगेशन की समस्या है, बाकी और समस्या है, खेती में आने से भी रोकना पड़ेगा। जी हाँ, डीप पॉकेट जो हैं जो स्पेकुलेट करती हैं उन पे एक विराम लगाना पड़ेगा इस समय, नहीं तो ये चीजें और बढ़ जाएंगी। जी, तो हम एक ये मैं इसको बस क्लियर कर रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ। देखिए, समाज में ये जो एक भावना हो गई है कॉर्पोरेट दुश्मन है किसान का, किसान जो है उसका दुश्मन, ऐसे नहीं। हर चीज जब आप ठीक रूप से करते हैं और हितों के नुकसान नहीं होते तो सब चलता है। समाज में सबके लिए स्थान है यदि उसको हम सही भावना से और प्लानिंग के साथ करें। स्थान है कॉर्पोरेट खेती के लिए, कॉर्पोरेट खेती के लिए मैंने खेती की नहीं बात करी और कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करी। और हाँ, मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए स्थान है और उसकी भी बहुत ज़रूरत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हर वर्ग की, हर सोसाइटी की, हर की ज़रूरत है। आप किसी के बिना चल नहीं सकते हैं। जहाँ तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबे दौर की बात करी। मैं गैस प्राइस की बात करता हूँ। कांग्रेस यूपीए सरकार ने बोला कि 4 अप्रैल से गैस प्राइस डबल हो जाएगी। अभी तक इस सरकार ने निर्णय नहीं लिया। वो निर्णय जो भी लें वो उनकी मर्जी है, पर अगर गैस प्राइस कांग्रेस के निर्णय को अगर वो लागू कर देते हैं तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी 1,24,000 करोड़ बढ़ जाती है। अगर फर्टिलाइज़र सब्सिडी 1,24,000 करोड़ बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से फिर देश की आर्थिक स्थिति में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो खेत पे रहता हूँ, ये बता पाएंगे, पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है और कोई इंटरलिंक्ड है और इसका मेरे पास कोई एकदम आंसर नहीं है। स्थिति है और हम ये भी कह रहे हैं कि महंगाई का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस इकोसिस्टम में एक छेद करने की कोशिश की है सरकार ने और माहौल में बनाने में वो सफल भी हुई है। अब इस माहौल या वातावरण बनाने में जो सफलता हासिल की है इसको आगे ले जाए और जनता के मन में विश्वास पैदा करे कि दरअसल उसके रहते महंगाई कम होगी। हम यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।